नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम रिया गिरी है। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग इन टीम पार्ट 2। तो चलिए जानते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। लर्नर डिसीजन मेकिंग की समझ, डिसीजन लेने की प्रक्रिया, उसके टाइप्स और वर्क प्लेस में इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में इस यूनिट के बाद समझेगा। ग्रुप डिसीजन मेकिंग टूल्स का उपयोग करने लर्नर सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इस टॉपिक में लर्नर डिसीजन मेकिंग की समझ सीखेगा, डिसीजन लेने की प्रक्रिया, उसके टाइप और वर्क प्लेस में उसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के टूल्स क्या क्या होते हैं हम इस बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, डेलीगेशंस और कम्युनिकेशन गैप्स जैसी समस्याएं, उनकी चुनौतियों की पहचान और उनका समाधान की रणनीतियों को हम आज जानेंगे। एआई और डेटा एनालिसिस से डिसीजन को तेजी और कैसे अच्छे तरीके से लिया जा सकता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि देखिए, पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग इन टीम पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हमने कुछ लीडरशिप स्किल्स के बारे में सीखा, टीम क्या होती है उसके बारे में जाना, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप होता है, हमने इस विषय में चर्चा करी थी। तो आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग इन टीम के बारे में। तो देखिए, टीम में डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण, हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक समूह मिलकर फैसले करता है या समस्याओं का समाधान करता है। तो टीम में डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, बल्कि ये एक सहयोगी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी टीम सदस्य अपने विचार, अपना ज्ञान और अपनी राय को साझा करते हैं ताकि सभी लोग एक सहमति या सबसे बेहतर समाधान पर पहुंच पाए। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन टीम के बारे में। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि टीम में डिसीजन मेकिंग का महत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब टीम में सभी सदस्य मिलकर कोई निर्णय लेते हैं तो हर किसी का अनुभव और उनके विचार सामने आते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक व्यक्ति की बजाय कई अलग अलग दृष्टिकोण से निर्णय लिए जा सकते हैं जो कि बेहतर और सही होते हैं। जब सभी टीम सदस्य निर्णय में शामिल होते हैं तो वे उस निर्णय के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड और जिम्मेदार होते हैं, जिससे वे उसे सही से अप्लाई कर पाते हैं और उसमें हेल्प हो सकती है। इसके अलावा टीम में मिलकर डिसीजन लेने से हर सदस्य अपना पूरी मेहनत के साथ काम करता है। ऐसा करने से टीम का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि सभी को लगता है कि वे मिलकर कोई काम कर रहे हैं। इस तरह टीम के फैसले न केवल ज़्यादा प्रभावी होते हैं, बल्कि सभी सदस्य मिलकर उस निर्णय को सफल बनाने में काम करते हैं। अब चलिए जानते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन टीम के बारे में। तो देखिए, टीम में डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है इशू को आइडेंटिफाई करना, जिसमें टीम ये समझती है कि समस्या क्या है या किस निर्णय को लिया जाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम, इसके बाद आता है इस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, जिसमें टीम रिलेटेड फैक्ट और जानकारी को इकट्ठा करती है ताकि डिसीजन सही और रियल फैक्ट पे आधारित हो। फिर टीम विकल्प पर विचार करती है और सभी सजेशन का स्वागत करती है, जिससे विभिन्न समस्याओं पर हम चर्चा कर सकें। इसके बाद टीम इन विकल्पों को फ़ायदे और नुकसान का मूल्यांकन करती है ताकि यह तय किया जा सके कि कौन से विकल्प सबसे सूटेबल होगा। फिर सभी विकल्पों की चर्चा और इवैल्यूएशन करने के बाद टीम एक अंतिम निर्णय पर पहुंचती है जो सहमति, मतदान या नेता द्वारा लिए जा सके। निर्णय लेने के बाद टीम लागू करने के लिए काम करना शुरू करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सभी मेंबर्स के रोल स्पष्ट हों। अंत में जब निर्णय लागू हो जाता है तो टीम रिव्यू और ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है। ये देखती है कि निर्णय सफल रहा या नहीं रहा, क्या भविष्य में कुछ सुधार किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। अब चलिए हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजंस के बारे में। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन के बारे में। तो ये निर्णय लंबे समय के लिए होता है और टीम या ऑर्गेनाइजेशन के भविष्य और विकास के बारे में होता है। ये निर्णय आमतौर पर टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिए जाता है।
इसका उद्देश्य संगठन के बड़े लक्ष्यों और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए दिशा तय करते हुए लिया जाता है। जैसे किसी नए उत्पाद को लॉन्च करना या एक मार्केट में जाना। अब इसमें सेकंड है टैक्टिकल डिसीजन, जो रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। ये निर्णय मिडिल मैनेजमेंट द्वारा लिया जाता है, जो रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है और आमतौर पर योजनाओं, नीतियों और कार्य प्रणालियों के लागू करने से जुड़े होते हैं। जैसे किसी प्रोजेक्ट की मीटिंग प्लान तैयार करना या किसी बिक्री टीम के लिए लक्ष्य तय करना। अब इसमें थर्ड आता है ऑपरेशनल डिसीजन। ये निर्णय रोजमर्रा के कामकाज और दैनिक संचारों से जुड़ा होता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि संगठन का काम अच्छे से चलते रहे। ये निर्णय आमतौर पर लोअर लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया जाता है और अक्सर छोटे समय के लिए होता है, जैसे कर्मचारी का शेड्यूल बनाना, उत्पाद या सप्लाई चेन से जुड़े रहना। अब हम इसमें बात करेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग की कुछ टेक्निक्स के बारे में। तो टेक्निक्स डिफरेंट तरीके की होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। इस टेक्निक में टीम के सभी सदस्य बिना किसी रोक टोक के अपने विचार और सुझाव सामने रख सकते हैं। कोई भी विचार गलत नहीं होता और सभी विचारों को खुलकर साझा किया जाता है। इससे नए और क्रिएटिव समाधान मिलते हैं। सेकंड इसमें है डेल्फी टेक्निक। इस मेथड में टीम के सदस्य अपनी राय कॉन्फिडेंशियलिटी तरीके के साथ साझा करते हैं और फिर उनकी राय का एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद एक और दौर में राय ली जाती है और ऐसे ही कुछ राउंड्स अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। थर्ड इसमें आता है मेजॉरिटी वोटिंग। इसमें टीम के सदस्य किसी भी निर्णय पर अपना वोट डालते हैं। जो ऑपरेशंस ज़्यादातर लोगों द्वारा चुने जाते हैं वह डिसीजन माना जाता है। ये टेक्निक जल्दी निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस इसमें आते हैं। फोर्थ इसमें है कॉन्सिक्वेंसेस डिसीजन मेकिंग। इस मेथड्स में टीम के सभी सदस्य मिलकर एक निर्णय लेते हैं जिस पर सभी की हामी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को एक जैसे विचार होने चाहिए, लेकिन सभी को डिसीजन को एक्सेप्ट करना होता है। ये डिसीजन समय ले सकता है, लेकिन सभी को राय लेने में मदद करता है। अब हम समझते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले ये डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव और व्यू पॉइंट को शामिल करता है, जिससे डिसीजन ज़्यादा बैलेंस और इन्फॉर्म होता है। जब कोई लोग मिलकर किसी समस्या पर विचार करते हैं तो बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग निकल कर आती है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंसेस में समाधान में योगदान होता है। इसके अलावा समूह में निर्णय लेने से शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उत्पन्न होती हैं, जिससे प्रेशर कम होता है और सभी सदस्य उस निर्णय के प्रति अधिक कमिटेड होते हैं। समूह में विचार का आदान प्रदान क्रिएटिविटी को बदलता है, जिससे एक नई और इनोवेटिव सॉल्यूशन मिल सकता है। जब सभी सदस्य निर्णय में शामिल होते हैं तो बाय इन में ग्रोथ होती है, जिससे निर्णय का पालन और इम्प्लीमेंटेशन अधिक प्रभावी होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में। देखिए, हालांकि ग्रुप डिसीजन मेकिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि सभी को अपनी राय देने का मौका मिलता है और हर विकल्प पर चर्चा करनी पड़ती है। कभी कभी समूह में सदस्य केवल एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रुप थिंकिंग उत्पन्न होती है और सही विकल्प का मूल्यांकन नहीं हो पाता। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग विचार के कारण मतभेद हो सकती है। कुछ सदस्य डोमिनेट भी हो जाते हैं, जिससे अनइक्वल पार्टिसिपेशन हो जाता है, क्लैरिटी में कमी आती है और इन्हीं सभी के कारण ग्रुप डिस्कशन में डिले हो सकता है। अब चलिए जानते हैं कुछ कॉमन लीडरशिप के चैलेंज के बारे में। सबसे पहला है इसमें रेजिस्टेंस टू चेंज। बदलाव लागू करते समय लोग डर या सुविधा क्षेत्र से बाहर आने में हिचकिचाते हैं।
एक प्रभावी जो लीडर होता है इस प्रतिरोध का सामना कर टीम की सभी सही दिशा में उन्हें प्रेरित करता है। सेकंड इसमें आता है मैनेजिंग डाइवर्स टीम। अलग अलग बैकग्राउंड और वर्क स्टाइल वाली टीम को एकजुट रखना चैलेंजिंग हो सकता है। नेताओं को एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना होता है जहां सभी को सम्मान मिले और सब लोग मिलकर काम करें और सबको अवसर मिले। इसके बाद होता है इसमें बिल्डिंग ट्रस्ट। ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से काम करने वाला नेता ट्रस्ट और निर्णय विकसित करता है जो टीम को एकजुट करके रखता है। फोर्थ इसमें है मोटिवेटिंग टीम मेंबर्स। हर सदस्य की प्रेरणा अलग अलग होती है। नेता को उनकी ज़रूरतों और लक्ष्यों के अनुसार प्रेरित करना होता है ताकि वे डेडिकेशन से अपना काम कर सकें। आइए जानते हैं अब कुछ एथिक्स इन लीडरशिप्स के बारे में। एथिक्स उन नैतिक सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। नेतृत्व में इसका मतलब ये है सही डिसीजन लेना, उन्हें लोगों को समान रूप से व्यवहार करना और ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस जैसे मूल्यों को बनाए रखना। एथिकल लीडर केवल पर्सनल एथिक तक सीमित नहीं रहता, ये टीम के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बढ़ावा मिलता है जिसमें सभी को सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना होता है और एकजुट होकर काम करना होता है। अब देखिए हम बात करते हैं रिमोट एंड हाइब्रिड टीम लीडरशिप के बारे में। तो जैसे कि कोविड-19 के बाद वर्क कल्चर में काफ़ी बड़ा बदलाव आया था। अब एम्प्लॉयज़ के लिए काम सिर्फ ऑफिस से करना ज़रूरी नहीं रह गया है। आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, किसी अलग शहर या देश से, या सिर्फ हाइब्रिड मोड में, यानी कुछ दिन ऑफिस से और कुछ दिन घर से काम कर सकते हैं। ये फ्लैक्सिबिलिटी ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ को बेटर वर्क लाइफ देती है, उन्हें बैलेंस देती है, बल्कि कंपनीज़ के लिए भी कॉस्ट सेविंग और फ़ायदेमंद साबित होती है। रिमोट टीम उन टीमों को कहा जाता है जिसमें सभी सदस्य अलग अलग लोकेशन से काम करते हैं। इसमें कोई कॉमन फिजिकल ऑफिस नहीं आता और पूरा काम डिजिटल टूल्स जैसे कि जूम, गूगल मीट आदि के ज़रिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है लेकिन उसका डेवलपर बैंगलोर से, डिज़ाइनर जयपुर से काम कर रहा है, तो वो सब क्या है, रिमोट टीम में आता है कि आपको एक ही जगह एक ही लोकेशन में रहकर काम नहीं करना होता है, आप डिफरेंट लोकेशन से काम कर सकते हैं। वहीं हाइब्रिड टीम में कुछ लोग फिजिकल ऑफिस से काम करते हैं और कुछ रिमोटली। ये मॉडल फ्लैक्सिबल और फिजिकल प्रेशर का एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। जैसे किसी कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं, 5 लोग रोज़ ऑफिस आते हैं और 5 लोग ऑल्टरनेट डेज पे ऑफिस आते हैं, और जैसे कि कुछ कम्प्लीटली रिमोटली काम करते हैं। तो ये सेटअप क्या है, हाइब्रिड टीम कहलाता है। अब हम इसमें देखते हैं AI और डेटा ड्रिवन डिसीजन के बारे में। तो देखिए आजकल के डिजिटल युग में कंपनियां सिर्फ अनुभव या अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस के ज़रिए डिसीज़न ले रही है। इसे ही कहते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, जहां रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करके उसे एनालाइज करके और इंटरप्रेट करके बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। AI की मदद से ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर पा रही है और हिडन पैटर्न या उसके ट्रेंड्स को पहचान सकती है। इससे ना सिर्फ क्या हुआ बल्कि क्यों हुआ, क्या हो सकता है और कब क्या करना चाहिए जैसे सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं। उदाहरण से अगर मैं आपको इसे समझाऊं तो जैसे अमेज़ॉन अपने ग्राहकों की खरीद हिस्ट्री और उनके बिहेवियर को एनालाइज करके पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देता है, जबकि नेटफ्लिक्स डेटा का उपयोग अपकमिंग शोज़ की पॉपुलैरिटी प्रिडिक्ट करने में करता है। तो जैसे आपने देखा होगा अमेज़ॉन पे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या आप गूगल पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो आप जो भी सोशल मीडिया साइट खोलेंगे, जैसे आपने अमेज़ॉन खोला, फ्लिपकार्ट खोला, आपने इंस्टाग्राम खोला, तो आपको उस प्रोडक्ट
का एडवर्टाइजमेंट हर जगह पे शो होने लग जाता है। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है कि आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग आपने प्ले करा, आप किस तरीके के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, जैसे कि आप सॉफ्ट सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं या फिर आप पार्टी सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। तो ये क्या है, आपकी जो पसंद है वो यूट्यूब ने, वो गूगल ने उसको समझ लिया, और जब भी आप यूट्यूब ओपन करेंगे या म्यूज़िक ओपन करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है उसमें वो आपके फेवरेट सॉन्ग में आपको सॉफ्ट सॉन्ग दिखाएगा। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो आपकी पहचान को, आपकी पसंद को पहचान गया है और बेस्ड ऑन दैट पैटर्न आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो इस तरीके की डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज़ जो होती है वो कंपनी को ज़्यादा तेज़, एक्यूरेट और कस्टमर सेंट्रिक डिसीजन लेने में मदद करती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कंपटीशन में उसे एज मिलती है। हालांकि इस प्रक्रिया में डेटा की क्वालिटी, प्राइवेसी और बायस जैसे चैलेंजेस भी आते हैं, उन्हें एड्रेस करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुल मिलाकर एआई और एनालिटिक आज के डिसीजन मेकिंग को स्मार्ट, फास्टर और एविडेंस बेस्ड बना रहा है। अब है एल्गाई लीडरशिप और डाइवर्सिटी। हम इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, आज के तेज़ी से बदलते वर्क एनवायरनमेंट में कंपनीज़ को एक लीडर की ज़रूरत होती है जो फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिव और कोलैबोरेटिव होता है। यही एल्गी लीडरशिप होती है। एक एल्गाई लीडरशिप बदलाव को ओपन माइंडेड से एक्सेप्ट करता है, अपनी टीम को एम्पावर करता है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देता है। वो सिर्फ टॉप डाउन कमांड्स नहीं देता, बल्कि फीडबैक सुनता है और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग में बदलाव देता है। वहीं दूसरी ओर डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि टीम में अलग अलग बैकग्राउंड, जेंडर, एज, कल्चर के लोग होते हैं और अलग अलग इनकी सोच होती है। ये सभी लोग शामिल होते हैं इस तरीके की कन्वर्सेशन में। तो जो डाइवर्सिटी टीम होती है, एक आइडिया लाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर करते हैं उससे, और इंक्लूसिव कल्चर बनता है। जब एल्गाई लीडरशिप और डाइवर्सिटी साथ होती है, साथ मिलकर काम करती है, तो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है जहां हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाती है और सभी प्रोडक्टिविटी और वैल्यूज़ भी दी जाती है। एक एल्गाई लीडर डाइवर्सिटी को सिर्फ सहन नहीं करता, बल्कि एक्टिवली उन्हें अपनाता है ताकि टीम इनोवेटिव, क्रिएटिव और कोलैबोरेशंस के साथ मिलकर काम करे। जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, एल्गाई लीडरशिप और डाइवर्सिटी दोनों ही एक संगठन को फ्यूचर रेडी बनाने में एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बेहतर भूमिका निभा रही है। तो चलिए अब हम कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर समझें तो देखिए, इस पूरे लेक्चर को समझने और पढ़ने के बाद जो हमारे लर्नर्स हैं वो ये जानेंगे कि डिसीज़न मेकिंग क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और डेली वर्क लाइफ में ये क्या क्राइटेरिया निभाती है, किस तरीके से काम करती है। वे समझेंगे कि टीम में निर्णय कैसे लिया जाता है और अलग अलग रोल्स के बारे में और डिसीजंस लेने की प्रक्रिया के बारे में वो समझ पाएंगे। पार्टिसिपेंट विभिन्न ग्रुप डिसीजन मेकिंग टूल्स जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, नॉर्मलाइजेशन ग्रुप टेक्निक होगी, डेल्फी ग्रुप टेक्निक्स होगी, इनके बारे में जान पाएंगे। वो कॉमन चैलेंजेस जैसे कि हमने डिस्कस करा, कन्फ्लिक्ट के बारे में, कम्युनिकेशंस गैप्स के बारे में, इनकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं और कैसे हमें उनसे निपटना है, उन सब के बारे में समझेंगे। और वो जान पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल डिसीजन कैसे ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं और कैसे उनकी हेल्प से हम एक्यूरेट डिसीज़न ले पाएँ। और इसी तरीके से वो एथिकल, इंफॉर्मेशन, डिसीज़न मेकिंग, लीडरशिप स्किल्स के बारे में जान पाएंगे, और जिससे कि उन्हें बेहतर लीड करने में हेल्प मिले। तो चलिए अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे इफ़ेक्टिव कोलैबोरेशन इन डिजिटल एज के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।